दूसरी बात पे आते हैं, कौन सी, बोलो जल्दी से। ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक, ठीक है। तो अब ट्रिपल तलाक का क्या इशू है, आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके ऊपर? ये ठीक बात है, ट्रिपल तलाक पे जो सरकार का निर्णय है, पहले तो उसके बाद होनी चाहिए, आपसे होगी है ना, अगर होगी तो कि भाई सरकार ने ट्रिपल तलाक को रोकने के लिए एक कानून बनाया। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके फेवर में फैसला दिया, जिसमें सरकार ने पक्ष रखा महिलाओं का, उनको सपोर्ट किया अपनी तरफ से, लीगल असिस्टेंस दिया सरकार ने भी, है ना, कि जो ट्रिपल तलाक को फेस कर रही महिलाएं थीं उनके जस्टिस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सपोर्ट किया, लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड किया। उनके जो तरीके से सॉलिसिटर जनरल होते हैं उन्होंने भी केस लड़ा, एंड फाइनली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उन महिलाओं के फेवर में निर्णय दिया और ट्रिपल तलाक को रोके जाने की बात की, और स्टेट्स को बोला कि भाई स्टेट इसके लिए कानून लेके आए और ऐसा न हो, इसको इंश्योर करें। सर तब तो ऑर्डिनेंस ही आया है सर। हाँ, अब इस बात पे आप जो है क्या करोगे, मतलब आपको क्या लगता है कि भाई सरकार का जो फैसला है वो उचित है या अनुचित है? क्या है? उचित है, सबको यही लगता है, तो ठीक बात है, फिर इस पर क्या विवाद रह गया, है ना। तो वही हमको कहना पड़ेगा कि भाई उचित है। किसी का अगर व्यू पॉइंट डिफरेंट है तो वहाँ पे हम बात करें, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि सर बेसिकली देखो क्या है कि जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं या परंपराएं हैं या कानून है या नियम है, वो सब कहीं ना कहीं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ही होनी चाहिए, ठीक। और सोसाइटी बनती किससे है? इंडिविजुअल से। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? इंडिविजुअल राइट्स, वैयक्तिक अधिकार हमारे लिए सर्वोपरि होने चाहिए। और अगर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, किसी भी एक व्यक्ति के अधिकारों को दबाकर किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का सशक्तिकरण हो रहा है, तो वो ठीक प्रक्रिया नहीं है। और इसको आप जोड़ सकते हो किससे? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, स्टेज 5 कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ठीक। थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में कोहलबर्ग क्या कहते हैं? स्टेज 5 में लेवल 3 यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो है उसका जो स्टेज 5 है मॉरलिटी का, उसमें कोहलबर्ग क्या कह रहे हैं कि वो एक तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, नहीं, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता वाली अवस्था, जिसमें कि वो कहते हैं कि भाई सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वैयक्तिक अधिकार है। क्यों है? क्योंकि जितनी भी संस्थाएं हमारे आसपास दिख रही हैं, चाहे वो लीगल एजेंसीज हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हेल्थ एजेंसीज हो, है ना, चाहे लॉ एजेंसीज हो, ये सब दरअसल क्या है? एक तरीके से सामाजिक अनुबंध के तहत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिनका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? समाज का लाभ करना। और समाज किससे निर्मित है? व्यक्तियों से निर्मित है। तो फिर हम क्या देखें? व्यक्तियों का लाभ ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में चूंकि व्यक्तियों का लाभ ज्यादा महत्वपूर्ण है, और व्यक्तियों में कौन व्यक्ति भी शामिल है? महिलाएं भी शामिल है, ठीक, महिलाएं भी शामिल है। और महिलाओं को अगर इस तरीके से टेम्परेरी या तुरंत बिना प्रॉपर प्रोसीजर के, बिना उनकी फ्यूचर सिक्योरिटी को ध्यान में रख के तलाक दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको वो आर्थिक असुरक्षा में भी ढकेलता है, सामाजिक असुरक्षा की तरफ भी ढकेलता है, और भावनात्मक असुरक्षा की तरफ भी ढकेलता है, ठीक है। उनके ऊपर एक तरीके से इमोशनल सिक्योरिटी का भी खतरा मंडराने लगेगा, उनके ऊपर इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी का खतरा होगा, उनके ऊपर कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी का भी खतरा होगा, और उनको अपने आप को स्टेबल करने के लिए समय मिलना चाहिए, ठीक है। उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए, और उस प्रोसीजर के तहत जो सामान्य व्यवस्था है कि भाई महिला के रख रखाव के लिए या उसके अपने खर्चों के लिए, जिस भी तरीके के लिए वो जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो वहाँ पे इंश्योर की जानी चाहिए, चाहे भले से वहाँ पे रिलीजन जो भी हो, ठीक है। तो महिलाओं के स्तर पे धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, न तो पुरुषों के साथ होना चाहिए, न महिलाओं के साथ होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। इस चीज को समझते हुए महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, उनको एक स्थायित्व देने के लिए अगर सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, तो मुझे अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये बात ठीक लगती है। ये फिर जोड़ दिया आपने, अभी तक की जानकारी के हिसाब से मैं एकदम से कंक्रीट व्यू पॉइंट नहीं दे रही, अल्टीमेट व्यू पॉइंट नहीं दे रही। कल को बदल जाए सरकारी तो मैं क्या करूंगी, है ना। सरकार का कौन सा गारंटी है कल को वोट बैंक के लिए क्या कर दे। तो इसलिए ऐसा भी नहीं कि भाई हम ऐसी कोई बात कह दें कि भाई हम तो कह के आ गए कि एकदम एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया है, और कल को पता चला जिस दिन आए उस दिन सरकार ने कहा कि नहीं आज दूसरा ऑर्डिनेंस पास करेंगे, तो उनका भरोसा नहीं है कुछ, है ना। अगर आपस में नहीं बन रहा तो जबरदस्ती एक रिश्ते को ढोने से बढ़िया है कि आप सेपरेट हो जाइए म्यूचुअली, है ना, एक दूसरे की सहमति से। लेकिन एक की मर्जी है दूसरे की नहीं, ऐसे कैसे? तो दोनों की मर्जी या तो हो, और उसके बाद नहीं है तो कम से कम एक प्रोसीजर फॉलो हो जिसमें कि दोनों की सुरक्षा का ख्याल हो, है ना, दोनों हर तरीके से सुरक्षित रहें। उसके बाद कोई एक का नुकसान ना हो, एकदम से वो अस्थिर ना हो जाए जीवन उसका पूरी तरह से, है ना, वो डिपेंडेंट ना हो जाए किसी के ऊपर। तो ये तो ध्यान रखना बनता है। तो जहाँ पर वो धर्म की बात करती है कि मतलब हमारे हदीस के खिलाफ है सब कुछ जो चलता है, ठीक बात है ना, वो उसका अपना मान्यता है, मत है उसका, ठीक है। आपका क्या मत है? जो संविधान का मत है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके फेवर में डिसीजन दिया हुआ है,
मैं संविधान के अंदर विश्वास करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट को अपने अपेक्स कोर्ट मानती हूँ और मैं मानती हूँ कि उसमें ठीक है लोग बिठाए गए हैं, चयन प्रक्रिया उसकी अच्छी है और उन्होंने सोच विचार करके सारे पक्षों को सुनने के बाद ही निर्णय लिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि जो पक्ष इसके विरोध में था वो पक्ष नहीं गया होगा अपनी बात रखने के लिए, उन्होंने भी अपने पक्ष रखे होंगे ना। तो वो तथ्य आपके पास नहीं है, उनके पास है, और आपके पास होते भी तो आप क्या कर लेते, आपके पास क्षमता नहीं है उस चीज को लीगली एनालाइज करने की। तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा किसके साथ, इस देश की एपेक्स कोर्ट के साथ। सिंपल सी बात। कल को अगर कोर्ट अपना निर्णय बदलती है, कुछ नए तथ्य सामने आते हैं, तो फिर वो देखने वाली बात होगी हमारे आपके लिए, ये बात। वैसे भी सर ये बोलते हैं ना, अगर कोई चीज वहीं रुकी रह जाती है, धर्म भी ऐसा होना चाहिए जिसमें समय के अनुसार चेंज होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। बट धर्म में चेंज करने का जिम्मा हमारा और आपका या सरकार का भी तो नहीं है ना। नहीं, अगर सर कोई धर्म के क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये नहीं भूलना है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इन डे टू डे कैन से अफेयर्स ऑफ द रिलीजन। ठीक है, ना तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी किसी रिलीजियस पर्टिकुलर इवेंट को, ना तो वो उसका किसी का विरोध करेगी। वो हमारी आपकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है, हम अपने तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, अपने तरीके से उसको मानेंगे नहीं मानेंगे, हमारी मर्जी है वो ना। तो गवर्नमेंट यहाँ पे धर्म की वजह से नहीं कूद रही है, यहाँ पे वो इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कूद रही है, और फंडामेंटल राइट्स को खासकर। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत अधिकारों का सवाल है, तो वो भाई किसी भी धर्म के अंदर भी है, लेकिन व्यक्तिगत अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है वहाँ पे देखा जाए। और चूंकि एक लॉ के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, तो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ कहता है कि भाई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू एवरीवन, कि समाज के हर व्यक्ति को कानून बराबर संरक्षण देगा। ठीक है, तो बराबर संरक्षण देने के क्रम में ऐसा किया गया होगा। तो फिर दूसरी बात क्या है कि हम इतने सक्षम लोग थोड़े ना है कि हर विषय पे अपना एक मत लेके ही चलेंगे, ये भी तो हमको सोचना पड़ेगा। हमें कहाँ जानकारी है पूरी बातों की, पूरे केस की फाइलें आपने देखी हैं? मैंने तो नहीं देखी, बात समझो ना। फिर पूरे केस की फाइलें भी हमने नहीं देखी, हदीस हमने नहीं पढ़ी, कुरान हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, या हम उसकी जानकारी रख रहे हैं तो बहुत कम रख रहे हैं, हो सकता है हम उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। तो हम उसके बारे में क्यों बात करें जिसको हमको पूरा पता ही नहीं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमें बहुत अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, उसके आगे पीछे भी पढ़ना पड़ेगा। एक ही चीज पढ़ के आप पूरा निर्णय भी नहीं ले सकते, क्योंकि सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसी चीजों पे एक मत या एक तरफा मत रखने से क्या करना है, हमें बचना जरूरी है। वो ज़्यादा बेहतर चिंतन कहलाएगा हमारा, क्योंकि हम अपनी लिमिटेशंस को अपनी क्षमताओं के हिसाब से उत्तर दे रहे हैं, हम ओवर वेट नहीं कर रहे खुद को। ठीक है, कि हम खली को भी गिरा देंगे, ऐसा नहीं कह रहे। ऐसे कैसे कह देंगे, हमारी क्षमता नहीं है भाई, तो हम नहीं कहेंगे ना, झूठ क्यों बोलेंगे। ठीक, और कोई प्रश्न इस पे? ये तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा फैक्चुअल डेटा पूरा कोर्स पर आपको डिसीजन मिल जाएगा, आप पढ़ना चाहोगे तो, ठीक है ना। किसमें ये बेसिकली मतलब इस पे आप वही बोल सकते हो कि आर्टिकल 14 हो गया कि भाई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ लागू होता है ना, विधि के समक्ष। उसके 3 पहलू हैं रूल ऑफ लॉ के, आर्टिकल 14 के। एक पहलू क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समता या समानता, कि सब कोई कानून के सामने बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं। 14 में ही दूसरा उसी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि भाई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि हर किसी को कानून समान संरक्षण प्रदान करेगा, सबको बराबर प्रोटेक्शन देगा, ऐसा नहीं किसी को ज्यादा किसी को कम, उसी के अंदर। हाँ, और तीसरी बात आ जाती है प्रायोरिटीज टू ह्यूमन राइट्स, कि लोगों के अधिकारों को महत्व दिया जाएगा। ठीक है, ये सारा यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं न कहीं प्रभावित है ना, ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन।